अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुश्तबा अमीन और इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में कि वो कौन सा मैकेनिज़्म है जिसके बुनियाद पर हम जो है वो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करते हैं। मतलब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, वो पूरा प्रोसेस आज समझाते हैं। देखें, ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये और ये दो डायग्रामें हैं। ये इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन का मतलब गैस का इनहेल करना या इनहेलेशन भी इसका दूसरा नाम है। तो इसमें हम जो है वो इनहेलेशन कर रहे हैं गैसेस का, और एक्सपायरेशन का मतलब गैसेस का जो है वो बॉडी से बाहर निकालना या एक्सहेलेशन भी इसका नाम है दूसरा, ठीक है। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है और इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, इन दोनों प्रोसेसेस में क्या हो रहा होता है, ये आज हम समझाते हैं आपको। देखिए, अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा होता है आ रहा हो तो देखिए सामने से ये आपका थोरेसिक कैविटी है। इस थोरेसिक कैविटी में पीछे वाला ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कमर की हड्डी है ये, ठीक है। आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। आगे से ये वाली हड्डी है जो रिब केज के साथ एक हड्डी यहाँ से गुजर रही होती है, जिसे हम जो है वो स्टर्नम कहते हैं। तो अगर आप ये समझ लें तो ये आपका यहाँ पे स्टर्नम होता है, ठीक है। स्टर्नम, आगे से स्टर्नम यहाँ तक, और बीच में यानी चारों तरफ से या दोनों तरफों से, साइडों से आपके रिब केजेस हैं। तो ये वो रिब केज हैं या जो है रिब्स हैं जो कि कवर कर रहे हैं किसको, लंग्स को। ये रिब्स हैं आपके, ठीक है। ये रिब्स हैं, ये सारे रिब्स हैं। और रिब्स में आपको एक शेडो नज़र आ रहा होगा। ये शेडो आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये लंग का शेडो है, ये लंग शेडो है। अगर आपको ये ब्लू में नज़र आ रहा है ये वाला, ये लंग शेडो है जो कि साइड से हमें इस तरह नज़र आ रहा होगा। और अगर आपको ये रेड नज़र आ रहा है, ये रेड, तो ये आपका डायफ्राम कहलाया जाता है, जो कि आपके डायफ्राम जो कि आपके थोरेक्स और एब्डोमेन को अलग-अलग करती है। कैविटी, ये एक पर्दा है, आपको पहले बताया था कि ये एक मस्कुलर लेयर है जो कि आपके थोरेक्स और एब्डोमेन को अलग-अलग करती है। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, देखें, इंस्पायरेशन में आप सांस ले रहे होते हैं। जैसे ही ये एयर इन हुआ, यानी एयर इन और ये एयर आउट, यहाँ से एयर बाहर निकल गया। वो कैसे होता है, देखें, सबसे पहले स्टार्ट हम लेंगे यहाँ से। देखिए, जो आपका डायफ्राम है ये थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाता है। इंस्पायरेशन में आपका जो ये डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होके, क्योंकि इसका जो अपना शेप है ये डोम शेप है, ये इस तरह डोम शेप है, ऐसे डोम, ठीक है। लेकिन जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो इंस्पायरेशन में ये जो आपका डायफ्राम है ये थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, ठीक है। इसमें जो ये कर्व है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। जब इसके मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ का जो ये डोम है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये जो है वो फ्लैटेंड फॉर्म में आ जाएंगे। आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि जो आपके देखिए, इन रिब्स के बीच में कुछ मसल्स हैं जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ जो बैरूनी मसल्स है, बैरूनी यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो इन रिब के बीच में हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है, आपको बताया था इन रिब्स के बीच में क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यानी आपके रिब के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है। तो जब यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो ये रिब है ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे और बाहर की तरफ निकल जाएंगे। जैसे ये इसको ऊपर आगे की तरफ उठाने की कोशिश करेगा, कौन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये अपने साथ रिब्स
और स्टर्नम को थोड़ा सा ऊपर उठा लेगा और साथ ही साथ इसकी कैविटी को, यानी ये जो आपकी थोरेसिक कैविटी है, इसको बढ़ा देगा, इसको एक्सपेंड कर देगा। कौन? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जब डायफ्राम जो है ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी ये जो डायफ्राम है तो ये फ्लैटेंड हो जाएगा। जब ये फ्लैटेंड हो जाएगा तो ऊपर, यानी सुपीरियर कहते हैं ऊपर को और इन्फीरियर को कहते हैं नीचे को। तो अगर मैं इस तरह के डायमीटर की बात करूं तो ये सुपीरियर इन्फीरियर ऐसे सुपीरियर इन्फीरियर एरिया को कौन बढ़ा रहा है? डायफ्राम बढ़ा रहा है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रहे हैं? आगे और पीछे, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर आगे को बोलते हैं, पोस्टीरियर पीछे को बोलते हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से बढ़ जाता है और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से आपका सुपीरियर इन्फीरियर जो एरिया है ये बढ़ जाएगा। जब आपका सुपीरियर इन्फीरियर एरिया भी बढ़ गया और एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया भी बढ़ जाएगा तो आपकी कैविटी, जो आपका थोरेसिक कैविटी है, इसमें जगह बन जाएगी। जब देखो बॉयल्स लॉ है, अगर आपको बॉयल्स लॉ याद हो, बॉयल एक साइंटिस्ट है, वो एक लॉ देता है, वो कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि जब आपका वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और जब आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्या कह रहा है? आपका अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आपका वॉल्यूम यानी आपके सरफेस एरिया आपका बढ़ गया तो अब आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब यहाँ का वॉल्यूम यानी अंदरूनी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बढ़ा देता है और सुपीरियर इन्फीरियर आपका डायफ्राम बढ़ा देगा ये एरिया। तो जब आपका एरिया बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। अब आपका अंदरूनी प्रेशर यानी जो लंग्स में प्रेशर है वो कम हो जाएगा और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो हवा खुद ब खुद जो है वो अंदर की तरफ आना शुरू कर जाएगी। क्यों? देखें, क्योंकि कोई चीज़ जो है वो हवा आती है प्रेशर की बुनियाद पर। तो जब आपका अंदरूनी हिस्से में प्रेशर कम हो जाएगा, बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा, तो बाहर के एटमॉस्फेयर से आपका जो है वो एयर अंदर आना, एयर रश करना शुरू कर देगा इनटू योर लंग्स। तो हवा खुद ब खुद आपके नेगेटिव प्रेशर की बुनियाद पर आपका हवा जो है वो बॉडी में यानी आपके लंग्स में दाखिल हो जाएगा। तो आपको दोबारा ये प्रोसेस समझाएं। देखें क्या होता है कि आपका जब डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो आपका जो ये आपका इंफीरियर सुपीरियर यानी ये इस तरह का जो वॉल्यूम है, यानी ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ जाएगा और ऊपर नीचे, यानी हम कह सकते हैं कि सुपीरियर ऊपर को बोलते हैं, इंफीरियर नीचे को बोलते हैं। तो इस तरह का वॉल्यूम कौन बढ़ाएगा? डायफ्राम बढ़ाएगा। और जब आपके जो है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी जो रिब्स के बीच में मसल्स हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनमें खिंचाव पैदा होगी, तो ये क्या करेगा? ये आपके स्टर्नम को बाहर निकाल लेगा और पीछे से जो है वो ये रिब्स है, रिब्स को ऊपर की तरफ उठाएगा और एरिया को खुद ब खुद ये बढ़ा देगा। जब ये एरिया को बढ़ाएगा तो आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर यानी आगे पीछे का जो हिस्सा है, ये वाला, ये एरिया बढ़ जाएगा, ये एरिया आपका ये बढ़ जाएगा। ये एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया है और ये सुपीरियर इन्फीरियर एरिया। सुपीरियर इन्फीरियर एरिया आपका डायफ्राम बढ़ाता है, जबकि आपका एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया जो है वो कौन बढ़ाता है? वो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बढ़ाएगा। तो जब आपके इस तरह जब एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम भी बढ़ गया और आपका जो है वो सुपीरियर इन्फीरियर वॉल्यूम भी बढ़ गया और एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो अब जो है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो है वो लंग्स के अंदर कम हो जाएगा बनिस्बत आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर के, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो हवा खुद ब खुद जो है वो आपके लंग्स की तरफ रश करना शुरू कर जाए। तो इस तरह आपका ये जो है वो इंस्पायरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। और इंस्पायरेशन का प्रोसेस के लिए आपकी एनर्जी हो, यानी ये एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। कौन सा? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में आपकी एनर्जी लगती है, जबकि आपका
या इसको हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव का मतलब भी जिसमें एनर्जी लगती है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जबकि अगर मैं कहूँ कि आपका जो एक्सपायरेशन है ये एक पैसिव प्रोसेस है। और इस पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, देखिए वही सेम प्रोसीजर, ये आपका डायफ्राम या आपके जो है वो यहाँ पे इस रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लगे हुए हैं। तो जब आपका डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया, यहाँ पे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, और यहाँ पे क्या होगा, आपका डायफ्राम जो है वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो ये डोम शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे डोम शेप में आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे डोम शेप्ड है, ठीक है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा। यहाँ पे ये फ्लैटेंड है, अगर आपको नजर आए थोड़ा सा फ्लैटेंड है, यहाँ फ्लैट है, और यहाँ पे डोम शेप में हो जाएगा जब ये रिलैक्स हो जाएगा, कौन, डायफ्राम। इसी तरह जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ लगे हुए हैं, जब वो जो है वो भी रिलैक्स हो जाएं, जब वो भी रिलैक्स हो जाएं तो क्या होगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन से, यानी इसके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन से आपका एंटीरियो पोस्टीरियर, यानी ये जो एंटीरियो पोस्टीरियर ये एरिया कम हो जाएगा, और डायफ्राम के रिलैक्स होने से आपका जो सुपीरियो इन्फीरियर एरिया है ये कम हो जाएगा। जब आपका सुपीरियो इन्फीरियर एरिया भी कम हुआ, यानी सुपीरियो इन्फीरियर एरिया भी कम हुआ बनिस्बत इसके, और आपका एंटीरियो पोस्टीरियर एरिया भी कम हुआ, तो क्या होगा, लंग्स की जो थोरेसिक कैविटी में प्रेशर है, क्योंकि जब वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, आगे पीछे से भी और ऊपर नीचे से भी आपका वॉल्यूम कम हो गया। अब जब आपका वॉल्यूम कम हुआ तो आपके बॉयल्स लॉ के मुताबिक जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपके लंग्स का जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर है ये बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाएगा, तो हवा खुद ब खुद जो है वो लंग्स से जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में आपके जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है, ये वॉल्यूम है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लंग्स का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, तो आपका हवा खुद ब खुद बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा और इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि इंस्पायरेशन में आपका एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायफ्राम एंटीरियो पोस्टीरियर जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बढ़ाते हैं वो एरिया भी बढ़ जाएगा और डायफ्राम की वजह से आपका सुपीरियो इन्फीरियर एरिया ये दोनों बढ़ जाएंगे। मतलब ये आगे पीछे से भी जो है वो मिसाल के तौर पर ये आगे एंटीरियर और पीछे पोस्टीरियर, तो एंटीरियो पोस्टीरियर एरिया भी बढ़ जाएगा और डायफ्राम के फ्लैट होने से एंटीरियो ये सुपीरियर इन्फीरियर एरिया भी बढ़ जाएगा। जब ये दोनों एरियाज बढ़ जाएंगे तो अब आपके लंग्स में वॉल्यूम आपके लंग्स के वॉल्यूम यानी आपके जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है ये बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब लंग्स में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो बाहर से हवा खुद ब खुद यहाँ पे आना शुरू कर जाएगा। जबकि बिल्कुल इसका अपोजिट जो है वो है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती क्योंकि इसमें सिर्फ मसल की रिलैक्सेशन होती है, जबकि यहाँ पे इसलिए एनर्जी लगती है क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। थैंक यू जी।